अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 27 अगस्त जुमेरात का रोज़ और आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाजिर। बात शुरू करते हैं आज के दिन हार्ड स्टेट और गरीब के बच्चे, या आप कह लीजिए गरीब के बच्चे और हार्ड स्टेट। ये बात इसलिए भी ज़्यादा मौजू है, एक तरफ हमारी रियासत है जो बहुत हार्ड स्टेट का मंत्रा हर वक्त दोहराती रहती है। उस सिलसिले में आपने बारहा सुना होगा हमारे फील्ड मार्शल साहब को बावर्दी होकर, बल्कि वो बैटल फटीक पहनकर वो अक्सर आते हैं, टीवी स्क्रीन पर आते हैं। फिर एक इंजीनियर शरीफ साहब हैं, वो बार बार आकर हमें बतलाते हैं कि हम एक हार्ड स्टेट हैं और हार्ड स्टेट में किसी भी किस्म की लाकानूनियत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब उसका असल हार्ड स्टेट का चेहरा जो है वो आपने उसका एक इंतहाई भयानक मंज़र कल देखा। कल का मंज़र जो है वो भयानक भी है और एक रियलिटी चेक भी है। रियलिटी चेक इसलिए है कि कल जो 14 बच्चे मारे गए और वो सरासर इंसानी गलती से मारे गए और इसी हार्ड स्टेट की इंसानी गलती, गफलत या आप इनकॉम्पिटेंसी कह लें, उसकी वजह से मारे गए। कल के जो बच्चे मरे वो गरीब के बच्चे थे, वो किसी अमीर के बच्चे नहीं थे, क्योंकि उम्रा के बच्चे पिम्स अस्पताल की जो इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड है उसमें एडमिट नहीं होते। वो या तो इस्लामाबाद के महंगे अस्पतालों में या फिर पाकिस्तान से बाहर उनकी पैदाइश होती है। ये तो भला हो कि अब बहुत सारे मुल्कों ने पैदाइश के ऊपर सर्टिफिकेट्स और वो नेशनैलिटी और पासपोर्ट देना बंद कर दिए, वरना पहले ये अक्सर रवायत थी कि उम्रा के बच्चे बाहरी मुल्क में पैदा किए जाते थे ताकि बेहतर मेडिकल सहूलतों के साथ साथ एक बाहर का पासपोर्ट भी मिल जाए। कल के जो बच्चे की जो स्टोरी है इस वक्त तो खैर वो मरकज़ी एक स्टोरी है, लेकिन हम पाकिस्तानी भी किसी हद तक बेहिस हो चुके हैं और वक्त गुज़रने के साथ ये स्टोरी भी हम भूल जाएंगे। लेकिन आज की तारीख़ में इस वक्त हुकूमत जो है वो थोड़ी पैनिक भी नज़र आती है, इसीलिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। लेकिन जितनी बातें भी इस किस्से को लेकर मंजर आम पर आ रही हैं वो सब की सब बातें इसी हार्ड स्टेट की नालायकी और इनकॉम्पिटेंसी की दास्तान सुनाती हैं। जो फायर डिपार्टमेंट का कल का लेटर मैं अपने दूसरे एक वीलॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ, यहाँ पे आपको दोबारा दिखा सकते हैं। ये दरअसल एक चार्ज शीट है। फायर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो बरमौका आप कहते हैं एक सिचुएशन रिपोर्ट बनाई जाती है, ये एक इनिशियल रिपोर्ट है और ये हॉन्ट करेगी इस पूरे निज़ाम को। और अब जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उसकी जो भी फ्यूचर में आकर फाइंडिंग्स होंगी, हुकूमत की आप समझ लीजिए कि जो उनकी नॉन सीरियसनेस है वो आपको यहाँ से नज़र आती है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी जानिब मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश हैं कि जो असल इस वाक़े का डायरेक्ट ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर पिम्स, वो को डॉक्टर इमरान साहब हैं। उनका बताया जाता है कि बहुत करीबी ताल्लुक़ वास्ता है जनाब सेक्टर कमांडर हैं इस्लामाबाद के आईएसआई के, उनके साथ, ब्रिगेडियर फ़हीम के साथ। ये बातें सोशल मीडिया पे ज़ुबान ज़द-ए-आम है, इनमें हकीकत कितनी है या नहीं ये हम नहीं जानते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये नून लीगियों के भी बड़े जो हैं वो करीबी हैं, बल्कि उनमें से राना सनाउल्लाह का नाम भी लिया जाता है। इनमें से कौन सी बात सच है, कौन सी बात सच नहीं है, लेकिन जो चीज़ सच है वो ये है कि इनका किला इतना ज़रूर मजबूत है कि ये बिल्कुल नहीं हटाए जा सके और सेक्रेटरी जो सेहत है वही इस पूरे सिस्टम में शहबाज शरीफ को एक यतीम शख्स मिला होगा जिसका डखाना कहीं नहीं मिलता, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। जबकि जो फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो वाज़े तौर पर बताती है कि क्रिमिनल नेगलिजेंस नहीं थी, बल्कि ये सीधा सीधा एक मर्डर का केस है कि आपने उस अस्पताल के जो वार्ड थी उसके एंट्री एग्ज़िट दरवाज़े ताले लगाकर बंद किए हुए थे और उसके साथ साथ आपने वहाँ पे फायर एस्केप रूट्स जो थे वो तो पक्के, जिसे कहते हैं ना, पत्थर चुनवा दिए गए थे। तो इसके बाद मुझे बताइए इस हादसे के नतीजे में ये जो अमवात हुई हैं ये तो एक एक नेचुरल वो प्रोसेस था, क्योंकि अगर आपने वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ही बंद कर दिए हैं। फिर जो फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो बाकायदा तौर पर बताती है कि इसके अंदर वहाँ पे रेजिस्टेंस की गई, गार्ड्स की जानिब से डिले किया गया, वहाँ पे पानी नहीं था, वो जो फायर के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट होता है आग बुझाने के लिए वो अवेलेबल नहीं था, वाटर हाउसेस नहीं थे। मतलब इट वाज अ टोटल डिज़ास्टर और द डिज़ास्टर इज़ बेसिकली ऑल स्प्रेड ओवर।
हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस या जो नॉन सीरियसनेस है उसका अंदाज़ा आप इस बात से कर लीजिए कि अब जिस शख्स को सेक्रेटरी सेहत लगा दिया गया है, इजाफी चार्ज दिया गया है और वो वहाँ तंबू कनाते लगा कर वो शोबाजी में शहबाज शरीफ साहब का भी बाप है। उसने वहाँ जाके अपने लीडर की तरह वहाँ पे एक तंबू लगा लिया है और अब वो कहते हैं कि जब तक मैं पिम्स को ठीक नहीं करूँगा मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। माजी में ये साहब जो हैं ये नंदीपुर प्रोजेक्ट के अंदर एक्यूज़ रह चुके हैं करप्शन के ऊपर, ये जो वीट इंपोर्ट वाला मामला है उस पर रह चुके हैं, और रिंग रोड के तो ये कहते हैं कि स्टार जो थे और जेल में थे, इनको बाहर निकाला शहबाज शरीफ ने जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने और वो ख़ुद भी जेल से बचे। तो ये है सीरियसनेस, ये है इनकी, आप समझ लीजिए कि कितना इस मामले को सीरियस ले रहे हैं। दूसरी जानिब जो इनके इत्तेहादी हैं MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे जब सहाफ़ियों ने बात की तो वो उनके गले पड़ते हैं। तो ओवरऑल सिनारियो जो है वो कुछ इस किस्म का है कि ये आपको स्टोरी सुनाता है कि बस कि गरीब का बच्चा है, कोई परवाह नहीं है। इस वक्त चूँकि मीडिया के ऊपर एक पुशबैक है, सोशल मीडिया के ऊपर पुशबैक है, उसको कवर करने के लिए कुछ सुर्खी पाउडर लगाया जा रहा है, बट सीरियसनेस कहीं भी नहीं है। 2 दिन बाद यकीन कीजिए वही पुरानी डिबेट के ऊपर हम बैठे होंगे। अब चूँकि एक तरफ सिर्फ ये गरीब के बच्चे नहीं हैं, दूसरे गरीब के बच्चे सरहद यूनिवर्सिटी के, सरहद यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट अपनी जगह मौजूद है। वो कर्नल गिरफ़्तार हुआ, नहीं हुआ, उसके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल हो रहा है, नहीं हो रहा, उनको सस्पेंड किया गया, इसके बारे में कोई इतला नहीं है। जबकि ISPR के और ISI के मीडिया विंग के स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया गुंडे जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इस पूरे मामले के अंदर उस कर्नल की गैरत के तराने गाते गाते थक नहीं रहे हैं। अब उसमें जो नई डेवलपमेंट है वो भी सुन लीजिए। अब नई डेवलपमेंट ये सामने बताई है कि वो तमाम बच्चे बच्चियाँ जो सरहद यूनिवर्सिटी में एहतजाज कर रहे थे, जो बेसिकली पुरअमन एहतजाज था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ इश्यूज़ को लेकर जो यूनिवर्सिटी के हैं, उन सब को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। इसका मतलब है कि पिंडी ने, GHQ ने अपना जो वेट है वो उन्होंने, अपना वज़न आप कह लीजिए, वो उन्होंने कर्नल और कर्नल की जो है वो बेगम साहिबा हैं उनके हक़ में डाल दिया है, और ये एक और वाइट वॉश होने के लिए तैयार है। दोनों कहानियों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि द चिल्ड्रन आर ऑफ नो बॉडीज़। ये मतलब बिल्कुल आप समझिए कि गरीब के बच्चे थे, और गरीब के बच्चे के लिए यकीन जानिए ये स्टेट बहुत हार्ड है। जिस तरह से बलूचिस्तान में महारंग बलोच, वो भी एक बच्ची है, मैं उसको बच्चा ही समझता हूँ, वो बड़े अरसे से एक स्ट्रगल कर रही है, उसके लिए हार्ड है। ये स्टेट ईमान मज़ारी जैसे लोगों के लिए हार्ड है। लेकिन इस स्टेट में जो लोग करप्शन करते हैं, खुल के लूटते हैं, बांट कर खाते हैं, उनको सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, वज़ीर, मशीर सब कुछ लगाया जाता है। स्टेट हरगिज़ उनके लिए हार्ड नहीं है। तो इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए, गरीबों के लिए, मतवसत तबके के लोगों के लिए एक ही पैगाम है कि ये रियासत सिर्फ आपके लिए हार्ड है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर हार्ड टाइम्स। तो ये एक इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने मौजूद है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सियासी ख़बरों की तरफ भी आते हैं। सियासी ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर आज ये है कि डॉक्टर उज़मा जो इमरान ख़ान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक अर्जेंट एप्लीकेशन डाली है कि जो उनकी पहले रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस के सामने पुटअप की, और उन्होंने इसे 16 सितंबर को जो फ़िक्स कर दिया, उसको दोबारा से रिकन्सिडरेशन की एक दरख्वास्त दी गई है कि मामले में अर्जेंसी है, इमरान ख़ान साहब की सेहत को लेकर अर्जेंट कंसर्न्स हैं, और 16 सितंबर तक लगता ये है कि उनकी सेहत मज़ीद भी ख़राब हो सकती है अगर उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन ना मिली। अब देखते हैं कि इस मामले में चीज़ें किस तरफ जाती हैं। वैसे शुनीद ये है कि जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद या पिंडी और जाती उमरा एक पेज पर नहीं हैं। पिंडी के जो लोग हैं वो समझते हैं कि शायद इस सिचुएशन को थोड़ा सा कूल डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी तौर पर उन्हें कुछ और भी इस वक्त मसाइल दरपेश हैं। लेकिन जाती उमरा डटा हुआ है और वो किसी सूरत भी इस पटिशन को अलाउ नहीं करने देना चाहता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पब्लिक में और अपनी उनकी जमात के अंदर उनकी तो मौत वाक़या हो जानी है अगर इमरान ख़ान को कोई भी किसी भी किस्म की थोड़ी सी भी गुंजाइश मिली इस सिस्टम के अंदर।
और आप अगर उनके इस वक्त टाउट्स का हाल देख लीजिए तो आज अंसार अब्बासी साहब की जो जंग अखबार की फ्रंट पेज की ख़बर है वो आपको नून लीग के अंदरूनी हालात की ख़बर देती है। वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को रिलीफ़ देने का तसलसल जारी है। अब मैं हैरान हूँ इस बात पे कि अंसार अब्बासी साहब वैसे बहुत बड़े डेमोक्रेट बनते हैं, लेकिन उनकी ख़बर की जो शह सुर्खी है वो ये कहती है कि एक शख्स की, एक कैदी की 10 महीने बाद अपनी बहन से वो मुलाकात जो कायदे के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक उनका हक़ बनता है, वो दरअसल एक रिलीफ़ है। ये इन लोगों की हकीकत भी आपको सामने रखनी बहुत ज़रूरी है और आपने याद रखना है, कल जब ये फिर से डेमोक्रेट बनेंगे और हमें लेक्चर दिया करेंगे तो इन्हें ये तमाम ख़बरें और इनके तमाम ये अंदाज़े आपने याद कराने हैं। अच्छा, अब इसके जो डॉक्टर उज़्मा वाली पिटीशन जो है, इसको स्कटल करने के लिए कह लीजिए, उसको बिल्कुल वो ज़ाइल करने के लिए दूसरी जानिब जो पटवारी हैं, नून लीगी हैं, जाती उमरा वाले हैं, उन्होंने ड्रामेबाजी की इंतहा की हुई है। 3 कैदियों से पिटीशन फ़ाइल करवाई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हम भी बहुत शदीद बीमार हैं और हमारा इलाज भी जो है वो प्राइवेट अस्पताल में करवाया जाए, क्योंकि उसके लिए अफोर्ड भी हम कर सकते हैं। और ये इसलिए करवाया गया है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि माहौल पैदा किया जाए कि देखें जी अगर हम इनको अलाउ करते हैं शिफा इंटरनेशनल में जाने में तो बाकी कैदी भी आ जाएंगे। अब ये देखिए कि ये जमात कौन सी है, हुकूमत किन की है जो ये जाके आर्गूमेंट करेंगे अदालत के सामने, और वहाँ अदालत के सामने ये सवाल भी गालबन रखा जा सकेगा कि ये तो चले मामला ठीक हो गया, लेकिन अब आप ये बताइए कि इस माजी में नवाज़ शरीफ साहब ने अपने तमाम इलाज जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों से ही करवाए हैं, बल्कि उनको तो ये वाहिद कैदी है पाकिस्तान की तारीख़ का जिसे बैरून मुल्क इलाज कराने की इजाज़त बाकायदा कोर्ट ने दी थी। और ये एक ऐसी इजाज़त है जिसका आज तक कोई, आप समझिए कि कोई फोरेंसिक नहीं हुआ कि वो जो बीमारी थी उस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं। बल्कि आप देखिए कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में बताया जाता है कि वो इतना शदीद बीमार है कि किसी वक्त भी उसकी जान जा सकती है, उसके जिस्म में से प्लेटलेट्स ख़त्म हो गए हैं वगैरह वगैरह। और फिर जैसे ही वो अपने सवार हुए जहाज़ के ऊपर तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना थे। फिर जिस तेज़ी से वो लंदन पहुँचे और फिर अल्लाह के फ़ज़ल से लंदन की फ़िज़ा जो थी वो इतनी सेहतमंद फ़िज़ा थी कि वहाँ पहुँचने के बाद गालबन वो एक दिन भी हस्पताल नहीं रहे, एडमिट नहीं रहे, कोई उनका प्रोसीजर नहीं हुआ, वो घर में ही ठीक हो गए। अब इस वज़न के ऊपर तो होना ये चाहिए कि जो अडियाला में कैदी बंद हैं सबको ये दरख्वास्त देनी चाहिए कि वो टिकट भी ख़ुद कराएंगे, सब कुछ कर लेंगे और एयरबीएनबी के पार्क लेन के चार्जेस भी वो अदा कर सकते हैं। उन्हें आप लंदन पार्क लेन जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वहाँ की फ़िज़ा में ये तासीर है कि वो वहाँ पे कोई भी जाता है वो ठीक हो जाता है। तो असल वजह हम सबको पता है कि इस वक्त मातम का समा है कि किसी सूरत ऐसे ना हो जाए कि सियासी माहौल की जो गर्मा गर्मी है उसमें कमी ना आ जाए और इसमें कहीं जो हालिया हुकूमत है इलास्टिक वाली, फॉर्म 47 वाली, उनकी कहीं छुट्टी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इस वक्त डर और खौफ में मुब्तला हैं। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 फाइलें करवाई गई हैं, पिटीशंस फाइल करवाई गई हैं, उसमें फ़ैसला महफूज हो चुका है। अगर फ़ैसला नहीं आता तो ये देख लीजिएगा, मुझसे लिखवा लें कि ये इसको इवेंचुअली लेकर जाएंगे जो वफाकी अदालत इन्होंने बनाई है, आइनी अदालत FCC, वहाँ ले जाकर बेसिकली अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की कोशिश करेंगे। बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इमरान खान के हक़ में, इसके अस्पताल जाने के हक़ में कोई फ़ैसला दे दिया तो उसको भी ये FCC में जाकर चैलेंज कर सकते। यानी कि इन्होंने तहिया किया हुआ है कि किसी तरीके से जो सियासी माहौल है उसमें कोई बेहतरी ना आए। अच्छा जी, उसके बाद एक और ख़बर जो है वो बड़ी इस वक्त गर्दिश कर रही है और वो एक और बड़े तूफ़ान का पेशखेमा है। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में मुख्तलिफ़ फ्रंट्स खुले हुए हैं इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, रियासत के लिए, हार्ड स्टेट के लिए, और कुछ उनके अपने भी करतूत हैं जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है, एक तो आपको पता है कि बनू के जो अमन कमेटी है लकी वाली, वो और फिर साथ बनू में इशूज़ हैं। उस अमन कमेटी का एक मेंबर पेशावर आया हुआ था, उसको एजेंसियों ने उठा लिया और जब उसको एजेंसियों ने उठाया तो उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि एक और इशू इस वक्त
खड़ा हो चुका है, वो चीज़ें ब्रू कर रही है। वो लोग जो हैं अमन कमेटी वाले, वो ज़्यादातर आपको फेस एक्स पे नहीं मिलेंगे, फेसबुक पे होते हैं। वहाँ पे इस वक्त शदीद कंसर्न हैं और लगता ही है कि आज या कल में एक बहुत बड़ा हड़ताल या कोई जो है वो इशू खड़ा हो सकता है वहाँ पे, अगर उनका बंदा जो है वो रिहा ना किया गया। दूसरी जानिब कश्मीर वाले इशू के ऊपर कल हमने एक और हुकूमत की भोंडी हरकत देखी है कि उन्होंने जो पुलिस है आज़ाद कश्मीर में, जो कि बेसिकली एक किस्म की पंजाब पुलिस बनी हुई है, उन्होंने एक कल प्रेस रिलीज़ की और ये इल्ज़ाम लगाया कि जी जॉइंट एक्शन कमेटी वालों के इक़दाम की वजह से एक रेंजर्स की जो सिंध से शायद तैनात था उसकी हलाकत हो गई है। और वो बड़ा ज़्यादा उसकी तस्वीर भी शेयर की गई, सब कुछ किया गया। लेकिन थोड़ी ही देर में अकदा खुल गया कि भाई साहब ये शख्स तो जो हैं ये तो कुछ अर्सा पहले ही आप क्लेम कर चुके हैं कि किसी और जो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसमें जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। तो ये एक शख्स दो दफ़ा कैसे मर सकता है? लगता ये है कि ISPR वालों के पास तस्वीर की कमी हो गई है और नामों की भी कमी हो गई है, इसलिए पुरानी ख़बरें ही चला रहे हैं। लिहाजा उनकी ये स्टोरी जो है वो इमीडिएटली बैकफायर कर गई है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप कश्मीर के ऊपर स्टोरी नहीं करते। कश्मीर के ऊपर बेसिकली देखें, अपडेट्स जो होती हैं हम ज़रूर आपसे शेयर करते हैं, लेकिन कश्मीर में इस वक्त कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है। उस मीडिया ब्लैकआउट की वजह यह है कि वो तमाम लोग देखें, जो लोग इसको कवर करते थे, इस पर बात भी करते थे, उनको भी उठा लिया गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत मीर साहब तो हैं ही इस रियासती हिरासत में, लेकिन अब अहमद फराद एक जर्नलिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, वो भी इतने अरसे से हिरासत में हैं। सोहराब बरकत वहाँ से रिपोर्ट करता था, उसको उठाकर ऐसा सबक सिखाया गया। अब वहाँ से ख़बरें आने का सिलसिला जो है वो बहुत महदूद हो चुका है और वो ख़बरें अब हमें ज़्यादातर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ही लोगों से मिलती हैं। अभी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो सूरत हाल है, 85 दिन से ये एहतजाज जारी है, लेकिन मजाल है कि हमारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस या अखबारात के अंदर कहीं ये ख़बर भी लगती हो। ये बिल्कुल चीज़ें तकरीबन ऑलमोस्ट उसको कवर अप किया जा चुका है। अब कल ही का हाल सुन लीजिए, ये भी बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर है हमारे पास, और वो है आपको पता है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा, जो नाम की वज़ीर ख़ारजा हैं, असल तो आजकल ख़ारजा के अमूर दाखिला वाले सर अंजाम दे रहे हैं। खैर, इसाक डार साहब जो माजी में असाइलम सीकर रह चुके हैं बरतानिया में, जो कि हरगिज़ गलत बात नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। वो बरतानिया आए हुए हैं 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर। वैसे हम पहले से कह चुके हैं, इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि ये सरकारी दौरा वैसे बराए नाम ही है, असल तो ख़ानदान में कोई शादी भी है, तो लगे हाथों उन्होंने कहा कि चलो मैं ये भी जाके कुछ कर आता हूँ। अब उस सरकारी दौरे का अहवाल ये है कि जहाँ पे बाकी मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर एक मीटिंग अरेंज की जाती है, जिसकी तस्वीर भी कल शेयर की गई हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। अब ये जो मीटिंग है उसका अंदरूनी अहवाल हमारे पास आया है। अच्छा, ये जो मीटिंग है ये है ब्रिटिश जो पाकिस्तानी ओरिजिन के MPs और हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात करवाई गई। अब ये मुलाकात जो है रिपोर्टेडली जो हमें बताया गया है, हमारे ज़राए बताते हैं कि इसको अरेंज करवाया गया पाकिस्तान की जो इस वक्त UK के अंदर पार्लियामान के अंदर एक आप कह लीजिए एक ग्रुप है, इसको कहते हैं APPG, ऑल पार्लियामेंट्री पार्टीज़ ग्रुप ऑन पाकिस्तान। ये बड़ा एक यहाँ पे रवाज है, कॉमन है, मुख्तलिफ जो हैं। अच्छा, इनके ये जो APPGs होते हैं ना, इनको मुख्तलिफ ममालिक भी एक किस्म से सपोर्ट करते हैं या स्पॉन्सर करते हैं। इसी तरह से जो APPG ऑन पाकिस्तान है, उसको यास्मीन साहिबा जो हैं वो हेड करती हैं, वो MP हैं गालिबन बोल्टन से। और इस APPG ऑन पाकिस्तान को तसव्वुर ये किया जाता है कि ये पाकिस्तानी रियासत ये कोई अवाम पाकिस्तान के नहीं हैं। ये पाकिस्तानी रियासत जो है वो हार्ड स्टेट वाली ही रियासत है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, और ISI ही समझ लीजिए उसका एक आउटलुक और फेस है। बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसको ओवरशैडो करती है ISI का ऑपरेशन, और कश्मीर वगैरह के इशू और बाकी चीज़ों के ऊपर आपको पता ही है हमारे रियासती इदारे किस तरह से चलाते हैं। तो एनीवेज़ ये APPG की रेपुटेशन तो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा इन डाउट है, स्पेशली जिस किस्म की लीडरशिप इसको चला रही है। इस APPG की क्रेडिबिलिटी का ये आलम है कि इसके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज तक ये भी पब्लिक नहीं किया कि इसको फंडिंग कहाँ से आती है। बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो
एंड ऑफ द डे इसके जो मेंबरान हैं वो सारे ब्रिटिश एमपीज़ हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोगों के वोटों से इलेक्ट होकर आते हैं और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। आप इसराइल की लॉबी को ही ले लीजिए, वो बरतानिया की पार्लियामान में बहुत एक्टिव है, बाकायदा लोगों की फंडिंग की जाती है, सब कुछ होता है। तो इस सिलसिले में आप कह सकते हैं कि जो ये APPG है ये भी किसी हद तक रियासत ही का जो सौदा है वो यहाँ पे बेचती है। हमने बारहा कोशिश की इस कमेटी से और APPG से बात करने की कि उनको बरतानिया में स्पेशली इस वक्त जो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है पाकिस्तानियों की, जिनको हालिया अदवार में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा है, जिसमें मैं ख़ुद सर फहरिस्त हूँ, लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे और लोग हैं। अभी हाल ही में कश्मीरी जो क़यादत है उनके लोगों को निशाना बनाया गया, यहाँ पे उनके रिश्तेदारों को पाकिस्तान उठाया गया, लेकिन यही APPG जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बोलती बल्कि इनको इंटरटेन भी नहीं करती, जिससे ये और वाज़े होता है कि इस APPG के अंदर पाकिस्तानी रियासत का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, ना कि पाकिस्तानी अवाम का या जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं उनका। एनीवेज़, इन लोगों ने ये एक मीटिंग अरेंज करवाई जनाब पार्लियामान के ये हाई कमीशन के अंदर, वहाँ पे ये सारे लोग आपको तस्वीर में नज़र आते हैं। अब एक दो लोगों के अलावा जो तो बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हैं पाकिस्तानी रियासत के साथ, बाकी जो इसमें शरीक हुए MPs और लॉर्ड्स, उनका ये कहना है प्राइवेटली कि हमें इस मीटिंग में जाने के लिए हम सारे लोग बड़े कंसर्न थे, हम नहीं जाना चाहते थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम सब जहाँ से आए हैं इनमें से आधे तो ख़ुद कश्मीरी डिसेंट के हैं, लेकिन इनके हलका जो हैं जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है कश्मीरी पाकिस्तानियों की। और मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो कश्मीरीज़ हैं, वो क्या फ़ील करते हैं इस वक्त हालिया इशू के ऊपर। उसका अमली मुज़ाहरा आप हर आए रोज़ देखते हैं, जो आपको बड़े बड़े मुज़ाहरे, लंदन की तारीख़ के बड़े तरीन मुज़ाहरे जो हैं पिछले दिनों में कश्मीरी कम्युनिटी ने यहाँ पे किए हैं, तो वो आपको साफ़ पता है। इसीलिए ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इनको ये कहा गया कि आप वहाँ पे कश्मीर पे बात होगी, इस इशू का कोई हल निकलेगा। तो इसलिए इन लोगों का ये कहना है कि हम जाके इस मीटिंग में शरीक हुए, और उन लोगों का ये भी कहना है कि उस मीटिंग के अंदर हमने इस इशू को रेज़ किया और डार साहब से कहा कि इस मामले को हल की तरफ ले जाया जाए। जिस किस्म का रवैया आपकी रियासत ने अपना रखा है अपने शहरियों के साथ, ये मामला किसी सूरत भी जो है वो मुनासिब नहीं है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं। अब ये इनका कहना है, जिन ज़राए से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि वो जो लोग वहाँ से धोखे से ले जाए गए, उनका ये कहना है कि हमने इशू रेज़ भी किया, लेकिन उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हो गई, जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें कश्मीर का जिक्र भी नहीं था। अब इस बात को लेकर वो जो कश्मीरी तमाम लोग जो MPs थे या लॉर्ड्स थे, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो नाखुश हैं, नाला हैं, बल्कि उनमें से एक दो लोग तो पब्लिक स्टेटमेंट दे के इस स्टेटमेंट को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त उनकी बड़ी आवभगत की जा रही है कि नहीं नहीं हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं, ऐसे ना करें, पाकिस्तान की बदनामी होगी, वही सारे ड्रामेबाजी। अब देखिए जी, हम तक जिस ज़रिए ने ये ख़बर पहुँचाई या ज़राए ने, मल्टीपल ज़राए ने ये ख़बर पहुँचाई, हमने उन्हें बड़ी सिंपल सी बात की। देखिए कि बड़ा एक सिंपल सी चीज़ है, पब्लिक के अंदर, नैरेटिव के अंदर आपकी जो कहते हैं ना कि ऑन द फेस ऑफ इट जो भी चीज़ होती है वो मैटर करती है। अगर ये ब्रिटिश MPs और जो लोग मिले इसहाक डार को और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया, तो फिर वो सारे कसूरवार होंगे, ज़िम्मेदार होंगे और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जवाबदेह होंगे। अगर ऐसा नहीं है और उनके साथ धोखाधड़ी की गई है जैसे कि हमें रिपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर उनके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो फौरी तौर पर इसकी क्लैरिफिकेशन दें, वगरना उनके हलके की आवाम ये जो उनका रोना धोना है बैकग्राउंड में उसको तस्लीम नहीं करेगी। आप कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने देखें, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप नुमाइंदे हैं अपनी आवाम के, अपने लोगों के। आपके देखें यहाँ का तो निज़ाम ऐसा है कि अगर आपका दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट भी आपका कोई इशू आपके सामने रखता है, तो बतौर MP, स्पेशली MP, में लॉर्ड्स की बात नहीं करता, लेकिन बतौर MP के आपको वो इशू रेज़ करना होता है, आप उसके ऊपर पब्लिक स्टैंड लेते हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इलाके। आपके हजूर तो आपके तो इलाकों में जहाँ जहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, हज़ारों की तादाद में कश्मीरी हैं जिनके ये कंसर्न्स हैं,
और आपने अगर रेज़ नहीं किए तो फिर आपने बेईमानी की, तो वो फिर आप अवाम आपसे इसके सवाल ज़रूर करेगी। तो ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, आपसे शेयर करनी थी। चलते चलते एक और ख़बर सुन लीजिए। वैसे तो आप तक खबर पहुंच ही चुकी होगी कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन के नाम के ऊपर ड्रामा किया गया, अब उसके अंदर वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब हो गया है, वज़ीर आज़म के नाम का अनाउंस हो गया है। और जो जिसके नाम पे कुरा फाल निकला है नून लीग में, वो हैं जनाब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब। ये आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, एक कोहाट के भी होते थे पीपल्स पार्टी के, ये हरगिज़ वो नहीं हैं। ये बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब बड़े नौजवान, मतलब कहते हैं ना कि लूने पूने से, वो बच्चे से लगते हैं और यंग पर्सन है। अभी जो हालिया उनकी कैबिनेट थी उसके अंदर वैसे तो वज़ीर भी रहे हैं, लेकिन जो नून लीग के जो रहनुमा हैं कश्मीर के अंदर, वो इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर से वोट को इज़्ज़त नहीं दी है। और ये उन लोगों का कहना है, बहुत गुस्से में हैं। फ़ारूक हैदर साहब हैं, फिर वो 2-3 और लोग हैं, एक गुलाम कादर साहब हैं या क्या उनका नाम था, वो भी उम्मीदवार थे, बल्कि उनका तो नाम भी अनाउंस हो रहा था। अब पता चला है कि उनको सदर के लिए राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक दफ़ा फिर से पटवारियों पे वाज़े हो गया है कि नवाज़ शरीफ साहब कहते तो हैं वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन अब उन्होंने वोट को इज़्ज़त देने का काम खुद बंद कर दिया है। उसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब का स्टांस यही होगा कि भाई वोट दोगे तो मैं वोट को इज़्ज़त दूंगा ना, मुझे तो किसी ने वोट ही नहीं दी तो मैं इज़्ज़त कैसे दूं। तो यही मतलब नवाज़ शरीफ साहब का मंत्रा है कि मुझे जब वोट नहीं मिली तो मैं इज़्ज़त किस चीज़ को दूं। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब इज़्ज़त उसी चीज़ को दे रहे हैं जिसको वो मुनासिब समझते हैं। वैसे बैरिस्टर साहब को देख के मुझे लगता है, अच्छा एक और हमें बताया है किसी ज़राए ने कि बैरिस्टर साहब जो हैं ये बेसिकली मरीम नवाज़ की रिकमेंडेशन थे और मरीम नवाज़ ने ही शायद नवाज़ शरीफ साहब को कन्विंस किया है इनको वज़ीर आज़म बनाने के ऊपर। अब उसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक हम नहीं जानते, उसमें मुख्तलिफ़ अफवाहें सरगर्म हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मरीम नवाज़ को इन्होंने बहुत मुतासिर किया, गिफ्ट्स वगैरह बड़े अच्छे दिए, ज्वेलरी शुलरी का भी उनको शौक़ होता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये उनके साहबजादे के भी दोस्त हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। हम तो सिर्फ़ उन यतीम पटवारियों के हक़ में बात करना चाहते हैं जिनकी सालों की और दहाइयों की मेहनत और नवाज़ शरीफ के पीछे नारे लगा लगा के जिनके गले बैठ चुके हैं। वो फ़ारूक हैदर साहब का तो एक परमानेंट गला बैठा हुआ है, इतना पुराना वो पटवारी है, इतनी उसने बेचारे ने मेहनत की है, ग्राउंड का वर्कर है, ये तो खैर हम मानते हैं और शुरू से इनके साथ वो रहे हैं। लेकिन उनके साथ इतनी ज़्यादती, मतलब एक जो हुई है एक किस्म की इज्तिमाई ज़्यादती, इस पे चलें अगर पटवारी गिला नहीं करते तो हम गिला कर देते हैं कि मियाँ साहब ठीक है कि आपको वोट नहीं मिली, लेकिन आपने लोगों के साथ जो ज़्यादती की है वो भी बहुत गलत है। वैसे जो गिलानी साहब हैं ये इलेक्ट भी नहीं हो सके, ये टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर आए हैं, इनकी ये पोजीशन है। तो देखिए ये भी नून लीग की जो तारीख़ लिखी जाएगी उसमें भी उसके स्याह बाबों में से एक बाब ये भी होगा उनके लिए। तो चलें इसके साथ हमें दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।